अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खबर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जहां जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। इब्तिदा में हमने देखा कि उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी 183 रन का काबिल दिफा हदफ वो सेट कर गए। प्रोटीज के ओपनर्स जल्दी आउट हुए, लेकिन डेविड मिलर ने शानदार इनिंग्स खेलकर टीम को सहारा दिया। उन्होंने बड़ा ही अग्रेसिव वो खेले हैं और ये अंदाज अपनाते हुए सिर्फ 40 गेंदों पर 8 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 82 रन बनाए। उनके साथ जॉर्ज लिंडे ने भी शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने 24 गेंदों पर 48 रन बनाए और उसके बाद 4 विकेटें भी हासिल की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच डरबिन में खेला गया, जहां जनूबी अफ्रीकी कैप्टन हेनरिक क्लासन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान की बॉलिंग में शाहिनशाह अफरीदी और अबरार अहमद ने नुमायां कारकर्दगी दिखाते हुए 3-3 विकेटें हासिल की, जबकि अब्बास आफरीदी ने 2 और सुफियान मकीम ने 1 विकेट हासिल की। इसके अलावा दीगर बॉलर्स जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाजों को मुकम्मल काबू करने में नाकाम दिखाई दिए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान का आगाज भी मायूस कुन रहा, जब बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए, जिसके बाद टीम काफ़ी दबाव में नजर आई। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जिम्मेदारी निभाते हुए 74 रन की उम्दा इनिंग्स खेली, जबकि साइम अयूब ने 31 रन बनाए। दीगर बल्लेबाज मुतासिरकुन कारकर्दगी नहीं दिखा सके और पाकिस्तान मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन ही बना सका। जनूबी अफ्रीका की जानिब से जॉर्ज लिंडे मैच के हीरो साबित हुए। उन्होंने न सिर्फ 48 रन बनाए, बल्कि 4 विकेटें लेकर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को भी मुश्किलात में डाला, जिस पर उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इस मैच के बाद जनूबी अफ्रीकी कप्तान हेनरिक क्लासन ने कहा कि उनकी टीम का जो मकसद था वो नए खिलाड़ियों को मौका देना था और मुस्तकबिल के वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपनी बैटिंग लाइनअप और इब्तदाई जो पार्टनरशिप है उस पर भी काम करने की जरूरत है, ताकि अगले मैच में कामयाबी हासिल की जा सके। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सती ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अहमद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जनूबी अफ्रीका ने जिस तरह से इब्तदाई विकेटें उन्होंने गंवा दी थी, उसके बावजूद बड़ा ज़बरदस्त स्कोर उन्होंने किया। आपको क्या लगा उनके बैटिंग ऑर्डर में कौन सी हिकमत अमली कामयाब रही? एग्रेसिव जिस तरह से वो खेले, मिलर ने जिस तरह से खेले, लिंडे जिस तरह से खेले, वो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त साबित हुआ। ओवरऑल खेल खेलने बहुत आप ये कहिए कि उन्होंने रिकवरी बहुत अच्छी की, क्योंकि अपनी होम कंडीशंस है उनके पास। साउथ अफ्रीका के साथ हमेशा हम एक चीज देखते हैं कि उनके पास अच्छे बैटिंग टैलेंट और फास्ट बॉलिंग टैलेंट बहुत अच्छा होता है और रिकवरी बहुत जबरदस्त थी। जो डेविड मिलर है, हम जब जानते हैं कि उनको किलर मिलर कहते हैं, जिस तरह से उन्होंने एक इनिंग्स के लिए एक स्ट्रगल कर रहा था साउथ अफ्रीका, और वो बिल्कुल जो उनकी इनिंग्स को उन्होंने एक वो जेट मोड पर ले गए और फिर आखिर में जिस तरह से हिटिंग हुई है, तो मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका ने बहुत जबरदस्त इस मैच में वापस आया है और पाकिस्तान ने काफी ज्यादा जो है वो आप ये कहिए कि मायूस कुन ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला, स्पेशली बैटिंग। ठीक है। अच्छा, ये जब भी हम बात करते हैं किसी भी प्लेयर के हवाले से, जिस तरह से अभी मिलर की आप बात करें, बहुत सी टीमों के पास इस तरह से प्लेयर्स मौजूद हैं जो हार्ड हिटर हैं। अब क्यों हम इस चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम का जो एक बैड पैच है, अब वो उनकी जान नहीं छोड़ रहा है, जिसकी वजह से टीम को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। ऑब्वियसली इतने बड़े वो प्लेयर हैं, जब वो आउट हो जाते हैं टीम पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी बिल्डअप हो जाता है। ओपनिंग पेयर हम अपना एक बार फिर से क्यों फाइनलाइज नहीं कर पा रहे? देखिए, हमारी कोई डायरेक्शन उस तरह से इतनी मुझे वाज़ेह नजर नहीं आ रही है। देखिए, सिर्फ बाबर आजम की बात नहीं है, चलिए वो तो 0 पे आउट हो गए ना जी, तो बाकी बैट्समैन हैं जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेल रहे हैं। देखिए कल आप मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स देखिए जी, तो मेरा है कि वो मैच आप जीत जाते हैं हार जाते हैं, इस तरह से आप T20 क्रिकेट अच्छी नहीं खेल सकते है ना। आप देखिए कि उनको कितनी ज्यादा गेंदें लेनी पड़ी जाके अपना पहला छक्का लगाने में, उन्होंने जो बाद में जो छक्के लगाने शुरू किए, तब तक मैच इतना मुश्किल हो चुका था कि आपके लिए जीतना वहां से एक अनहोनी सी हो गई थी। और फिर आप ये देखिए कि उनके स्पिनर्स ने, उनका जो स्पिनर था लेग स्पिनर, उसने कितनी टाइट बॉलिंग की। लिंडा, यानी हमारे प्लेयर के पास, अगर मैं मुख्तसर बात करूं ना, तो हमारे पास T20 के जो एक खास बैट्समैन होते हैं वो नहीं है। वो उनके लिंडा जो थे वो आर्म बॉल कर रहे थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर बाहर निकल रहा था, तो हमारे बल्लेबाज नहीं समझ पा रहे थे। इसी तरह से उनके जो स्पिनर थे वो विकेट टू विकेट लेग स्पिन कर रहे थे, जगह नहीं आपको दे रहे थे, तो आपके पास कोई उसका तोड़ नहीं था। तो
हमारी कोई स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है। हम कभी नौजवान को टोटल बना देते हैं, कुछ मैचेस में वो रन्स ना करे तो उस पर भी शिकायत होता है, फिर वो पुराना प्लेयर ले आते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें कोई एक डायरेक्शन पकड़नी पड़ेगी। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि T20 एक प्रॉपर पावर स्ट्राइकर्स यानी कि जो इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं, बैटिंग के हिसाब से बात करूं, ये उनका फॉर्मेट है। हम ये आज की बात नहीं है। अगर आप देखिए हमारी क्रिकेट की तारीख को, तो T20 वर्ल्ड कप जब भी होता था तब अचानक से सीनियर प्लेयर को बुला लेते थे, पहले जूनियर खेल रहे हो। तो हमारा ये जो एक फैसला एक समत में ना चले जाना और प्रॉपर एक फैसला ना कर लेने वाला प्रॉब्लम जो है वो बड़ा पुराना है। तो जब तक आप इन मसाइल से नहीं निकलेंगे तो आप दुरुस्त नतीजे हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अहमद, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यकीनी तौर पर T20 में इंपैक्ट प्लेयर्स की जरूरत है, ये आपको पता है, ये हमें पता है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों नहीं पता है? जब उन्हें ये अंदाजा है कि बाबर आजम की अगर वो गेम नहीं चले, वो तो इस मैच में 0 पर आउट हो गए, उम्मीद करते हैं कि अगले मैचेस में वो बेहतरी दिखाएं, T20 में उनकी जगह जरूर बनी रहे, क्योंकि बहुत से लोगों की अब ये भी राय है इस हवाले से कि T20 में उनकी जगह ही नहीं बनती। कैप्टनसी से वो फारिग हुए और अब कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है शायद T20 फॉर्मेट से भी उन्हें अलग कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कप्तान हमारे हैं रिजवान का, उनका बड़ा प्रॉब्लम है ये डॉट बॉल्स को लेकर। उस पर क्या कोई वर्किंग ही नहीं की जा रही है? उनका आज से प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत लंबा प्रॉब्लम उनका चलता आ रहा है। देखिए मेरे हिसाब से उस तरह से बाबर और रिजवान जो है ना, या बाकी खिलाड़ियों को अगर आप देखें, ये T20 के लिए उस तरह से बहुत ज्यादा मौजूद खिलाड़ी नहीं है, ये कंडीशंस के प्लेयर है, खासतौर पे जैसे बाबर। सॉरी टू इंटरप्ट यू, इंक्लूडिंग उस्मान खान, आप ये कह रहे हैं कि वो भी फिर नहीं है, क्योंकि वो भी 5 मैचों में से किसी एक मैच में चल जाए तो चल जाए। मैं उस्मान खान पे आता हूँ, अलग तरह के प्लेयर जैसे बाबर आजम है। कंडीशंस के हिसाब से ये कंडीशन बाबर आजम को सूट करती है। देखिए जहां पे ट्रू विकेट्स है ना, लास्ट टाइम भी, अब हाँ फॉर्म फैक्टर हो सकता है। अब लास्ट टाइम भी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो ये जो जहां पे थोड़ा अच्छा बाउंस होता है ना, ट्रू विकेट्स होती हैं, तो वहां बाबर आजम एंजॉय करते हैं कि बड़े शॉट नहीं, वो अपने जो क्लासिकल शॉट्स होते हैं वो खेलते हैं। इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग खेला था लास्ट T20 टूर पे, और जो जब भी ये ऐसी विकेट्स पे आते हैं बाबर अच्छा खेलते हैं। हाँ, फॉर्म फैक्टर एक ऐसा आया हुआ है जिसकी वजह से बाबर आजम शायद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह के हम उनसे तवक्को करते हैं। लेकिन अगेन मैं फिर ये कहूंगा कि प्लेयर पूल का कॉन्सेप्ट है दुनिया में कि अगर कंडीशंस के हिसाब से अगर आपको जरूरत है तो आप बुला लें बाबर को। अगर आपको लगता है कि लो एंड स्लो विकेट्स हैं और जरूरत नहीं है तो फिर आप ना भी बुलाएं। तो आपने T20 में मस्ट प्लेयर नहीं कि आपने इनको रखना ही रखना है, ये और भी बाकी प्लेयर, सिर्फ बाबर की बात नहीं करूंगा। और रिजवान को ये देखना होगा, कल देखिए एक एस्पेक्ट हमें देखना होगा कि वो बार बार लेग साइड पे कोशिश कर रहे हैं, लेग साइड पे कोशिश कर रहे हैं, लेग साइड पे। हालांकि हमने उनके ग्लिम्पसेस देखे हैं, वो ऑफ साइड पे खेल सकते हैं, जैसे आखिर में उन्होंने 2 सीधे छक्के मारे। लेकिन जब आप सिर्फ लेग साइड पे कोशिश करेंगे तो टीमों ने, आप बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया है। तो आप इंटरनेशनल लेवल पर एक तरफ को खेलते हैं। हमारा हर प्लेयर देखिए वो मिड विकेट को देखता है, हर प्लेयर को देखिए वो मिड विकेट को देखता है, एक्स्ट्रा कवर पे शॉट्स नहीं मारते हैं, कोई इनोवेटिव शॉट खेलने की कोशिश नहीं करते। तो काफी लिमिटेशन है जब हम बॉल को हिट करने के लिए आते हैं। और उस्मान खान की आपने बात की, देखिए उस्मान खान दिलेर प्लेयर है, उस्मान खान के बड़े शॉट खेलना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा उसने अभी इतनी बड़ी क्रिकेट नहीं खेली। तो जहां थोड़ा सा बाउंस ज्यादा होता है, जहां थोड़े ज्यादा तेज बॉलर होते हैं, या जहां थोड़ा सा स्विंग एंड सीम होता है, जहां वहां पे उस्मान स्ट्रगल करता है। तो वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर नहीं है, लेकिन मेहनती प्लेयर है, तो उसको बड़ा देखभाल के आपको कंडीशंस के हिसाब से किस जगह पे खिलाना है तो वो देखना हो। लेकिन अहमद, फिर आपको जिस तरह से अगर आप उस्मान खान के हवाले से बात करें, फिर हार्ड हिटर हमारे पास फिर कोई भी टीम में उस तरह से मौजूद नहीं है जो हमें परफॉर्म करके दिखा सके। फिर वही प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान सुपर लीग में जिसने परफॉर्म कर दिया उसको फौरन से टीम में ले आओ, उस पर प्रॉपर वर्किंग ना करो, उस पर मजीद मेहनत ना करो, PSL में परफॉर्म करो, डायरेक्ट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आ जाओ। आप देखिए, अब मसला जो है ना वो हमारे क्रिकेट सिस्टम का है कि हमारे यहाँ ना क्रिकेट इस तरह से होती नहीं है। जो T20 के जो खतरनाक बल्लेबाज होते हैं और आते साथ इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं, चौका छक्का स्कूप रिवर्स स्वीप, इस तरह के ऐसे शॉट्स बहुत कम प्रैक्टिस होते हैं हमारे यहाँ क्रिकेट में। और ऐसे शॉट खेलने वाले जो प्लेयर होते हैं उनको हाई रिस्क प्लेयर कहा जाता है। अमूमन क्या होता है कि ऐसे शॉट खेलने वाले प्लेयरों को आगाज में नाकामियां भी आ जाती है, लेकिन आपको जरा सब्र के साथ उनको लेके चलना होता है और एक वक्त आता है फिर बन जाते हैं। लेकिन हारिस को देखें, आपके पास ना T20 का जो सबसे अच्छा अब तक जितने भी अवेलेबल प्लेयर है वो मोहम्मद हारिस है। अब होता क्या है, तो उसने कोशिश की कुछ मैचेस में, उससे वो शॉट नहीं लगे तो लोग कहते हैं ये टुल्ला है, ये फारिग प्लेयर है, ये गली प्लेयर है। तो आप खुद भी तो नहीं बनने देते ना। 4-5 फेलियर है तो हमारा सबर का पैमाना भी लबरेज हो गया। तो इस तरह से नहीं, आपको टीम बनानी पड़ेगी, ऐसे नौजवान इकट्ठे करने पड़ेंगे जो जदीद तकाजे T20 क्रिकेट के उस मुनासबत से खेल सकते हैं। बने बनाए नहीं आएंगे, हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा हमें सब्र भी चाहिए।
ठीक है। अच्छा, बैटिंग ऑर्डर जो है वो तो हमारा नाकाम हुआ, लेकिन बॉलिंग भी हमने देखा कि फिर वो एक अच्छे स्कोर पर रोक सकते थे। ये भी कहा जा रहा था कि शायद साउथ अफ्रीकन टीम 150 भी नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर हमने देखा कि जो टारगेट था वो 180 को भी क्रॉस कर गया। तो उसमें आप समझते हैं हारिस रऊफ को इम्पैक्ट अच्छा नहीं डाल सके, स्कोर बहुत ज़्यादा देते रहे। सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी रही, उन्होंने 4 ओवर में 53 रन दिए, हारिस ने 40 रन दिए, तो 93 रन तो सिर्फ इन 2 बॉलर्स ने दे दिए। सुफियान को देखिए हम मार्जिन दे सकते हैं क्योंकि वो नौजवान है, पहली बार साउथ अफ्रीका गए हैं, और ये जो पिच है उसमें ये है कि अमूमन रिस्ट स्पिनर्स को मुश्किल हो जाती है क्योंकि उन्होंने कभी यहाँ पे पहले बॉलिंग की नहीं है ना, तो आगे फिर मिलर है, इस तरह के बैट्समैन है, फिर इतनी सपोर्ट नहीं थी ना पिच पे स्पिनर के लिए, तो अब वो ना तजुर्बेकार इस कंडीशन में ना खेलने की वजह से हो जाता है। कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस से आप एक रन पढ़ते हैं ना खेल का हिस्सा, तो आप इससे सीखते हो क्योंकि वो यंगस्टर है, आज मार पड़ी है तो कल हो सकता है यहाँ पे सीख के अच्छी बॉलिंग करेगा। हारिस रऊफ को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो सीनियर बॉलर है, फास्ट बॉलर है, उससे हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो आई होप कि इंशाल्लाह वो अगले मैचेस में अच्छी बॉलिंग करेगा। ठीक है, और अगले मैचेस में आप किस तरह से देख रहे हैं, मिलर को लेकर या लिंडे को लेकर? जिस तरह से इन दोनों ने इस मैच का नक्शा चेंज किया, लिंडे ने तो 4 विकेटें भी ली हैं, पाकिस्तानी टीम को इस पर प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी। जिस तरह से अब आपने ही कहा कि रिजवान पर बहुत सी टीमें वर्किंग कर चुकी हैं कि लेग साइड पर ही ज्यादा शॉट्स खेलते हैं, तो अब इन दोनों पर वर्किंग कर भी जाएंगे क्योंकि ये अगले मैचेस में फिर से पाकिस्तान को थोड़ी सी टेंशन तो देंगे। जी, इन्होंने लेंथ बड़ी जबरदस्त पकड़ी थी। लिंडा जो थे ना, आपके बल्ले से थोड़ा दूर गेंद कर रहे थे। वो दूर का ये होता है कि आपका ना बैट्स पे वो स्विंग पे फिर आता नहीं है, या तो आप कदमों का इस्तेमाल करके मारे तो अलग बात है, वो पीछे कर रहे थे और बाउंस भी है तो वो बॉल थोड़ा चढ़ भी जाता है आपके ऊपर, और वो बॉल आर्म बॉल कर रहे थे। आर्म बॉल ये था कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन से दूर जा रहा था और राइट हैंड को पढ़ के एंगल के साथ ड्रिफ्ट होकर अंदर आ रहा था, तो जिसकी वजह से वो रूम नहीं मिल रहा था और उनको फॉलो काइंड ऑफ कर रहे थे। तो उसके लिए आप उनको आपको थोड़ा सा स्विंग उस तरफ लेके जाना पड़ेगा कि उनको एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं, आपने उनको एज अ ऑफ स्पिनर इस तरह कुछ ट्रीट करना पड़ेगा ताकि वो आप बॉल के को एंगल के साथ मीट करें, या समहाउ कोई ना कोई आपको मेथड इस तरह से निकालना पड़ेगा ताकि आप उनको टैकल कर सके, क्योंकि प्लेयर शायद उनको लेफ्ट आर्म स्पिनर समझ के खेलते रहे कि बॉल राइट हैंड बैट्समैन के टर्न होगा, लेकिन वो बॉल आर्म के साथ अंदर ही आता रहा, ब्रेक तो हुआ नहीं उनका बॉल। तो उन्होंने कंडीशंस के साथ, लोकल कंडीशंस ने बहुत अच्छी बॉलिंग। ठीक है, और अमर ये भी बताएगा टीम कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है या आपको एक्सपेक्टेड है कि कुछ चेंजेस होंगे अब इस हार के बाद? बस चेंजेस तो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग को, जो भी आप देखिए कि बैट्समैन को ऊपर नीचे या बैटिंग ऑर्डर को शफल करके देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि देखिए प्रॉब्लम ये है, हो सकता है, देखिए ये क्रिकेट है, आज के मैच पिछले मैच में हो सकता है जो प्लेयर नए रन ना किए वो अगले मैच में रन करते हैं, लेकिन ये था कि एक चीज का जो मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि आपने इरफान खान नियाजी से पहले शाहीन अफरीदी को भेज दिया, ये चीज सही नहीं है। देखिए उसकी वजह क्या है, कोई शक नहीं शाहीन अफरीदी छक्का मार लेते हैं, बड़ा शॉट लगा लेते हैं, लेकिन वो बैट्समैन नहीं, उनकी उसमें लिमिटेशंस है ना, अगर उनके पाले में गेंद आ गई तो फिर ठीक है, लेकिन उनके पास वो शॉट्स की रेंज नहीं है जो कि प्रॉपर बैट्समैन इरफान नियाजी के पास होती है। उसका नुकसान नहीं हुआ जो वो 5-6 गेंद बीच में शाहीन ने खेली, वो शायद उस वक्त इरफान आ जाते तो उनके पास वो 4-5 गेंदों का मार्जिन होता, तो शायद वो रिजवान के साथ मिलकर मैच फिनिश कर सकते। अब जब वो आए तो बिल्कुल पानी सर से गुजर चुका था, उनको सिर्फ रिस्क ही लेना था, पहली बॉल पर रिस्क लिया, आउट हो गए, तो ये रिस्क रहता है। तो मेरा ख्याल ये कि आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ना हो तो हमेशा जो प्रॉपर बैट्समैन है उसको प्रॉपर बैट्समैन को ही प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। ठीक है, अच्छा 3 प्लेयर्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, शायद आप भी एग्री करें। जैसे से मोहम्मद हारिस के हवाले से आपने कहा, फखर जमान कुछ वजूहत उनकी चल रही है, उनका ट्वीट वाला मामला, और कहीं कहा जा रहा है कि उनकी कोई तबीयत भी ठीक नहीं है। दूसरा आसिफ अली को लेकर आपको लगता है इन 3 प्लेयर में से कोई एक प्लेयर तो हमारे पास T20 में होना चाहिए? मैचेस जितवा चुके हैं हमें काफी है। आसिफ अली का तो अब मुझे मुश्किल दिखता है, बहरहाल पाकिस्तान के मुझे अभी वो प्लान में दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये है कि जो आप अभी बात कर रहे थे फखर जमान की, तो फखर जमान, अच्छा इसमें 2 अलग चीजें ना, एक खबर आ रही है मीडिया पे कि फखर को ये बीमारी थी वो बीमारी थी, लेकिन फखर जमान से भी हालिया जो बात हुई तो उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वो अभी चैंपियंस T20 कप खेल रहे हैं, तो उनका एक अलग सा एक मौकफ दिख रहा है। और साथ में जो है वो अगर आप बात करेंगे, आपने फखर जमान के अलावा एक और नाम लिया, किसका? ठीक है, अच्छा मैंने नाम लिया था मोहम्मद हारिस का। मोहम्मद हारिस का जी, तो मोहम्मद हारिस तो जितना कहत हमारे पास मॉडर्न डे T20 बैटर्स का है ना जी, उस हिसाब से अगर आप देखें तो मोहम्मद हारिस तो इस स्क्वाड से, पाकिस्तान की इस T20 टीम से ड्रॉप नहीं होता है।
ठीक है। अच्छा अहमद, अब कुछ बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। आज आईसीसी की एक बड़ी मीटिंग है, फैसला मुतवक्के है, उम्मीद है कि आज चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कुछ फैसला फाइनल हो जाएगा। आपको क्या उम्मीदें हैं? ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये आईसीसी की तरफ से हैं, ये बीसीसीआई की तरफ से हैं? मसला इसमें क्या है? जब पाकिस्तान को होस्टिंग मिली है और एक मुल्क यहाँ पर नहीं आना चाहता, तो क्यों उस मुल्क को ड्रॉप नहीं कर देते? क्या ऐसी मजबूरी है? चल क्या रहा है? देखिए, आईसीसी का यही प्रॉब्लम है कि आईसीसी आज तक कोई एक मुनसफाना बॉडी नहीं बन पाई है। और अभी देखिए कि बीसीसीआई के जेर असर है, इसी वजह से एक मुल्क, हम होस्ट हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, उसके बावजूद भी आप देखिए कि हमें अपने ही होस्टिंग को लेके बार्गेन करना पड़ रहा है। तो ये बस ये इतनी बात काफी है आईसीसी के एक किरदार को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में। और यही वजह है कि आईसीसी हर दौर में किसी न किसी क्रिकेट बोर्ड, जो कि उस वक्त का मजबूत क्रिकेट बोर्ड होता है, उसके जेर असर रही है। और आप देखिए क्रिकेट कहाँ ग्रो की है, क्रिकेट तो नीचे गई है। आप कितने कंट्रीज जो है वो पीछे चले गए। पहले कीनिया की टीम अच्छी खासी हुआ करती थी, आज वो किस्सा पारीना हो गई है। जिम्बाब्वे की टीम 90s में अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग टीम होती थी, आज वो कमजोर तरीन टीम बन गई है। श्रीलंका की टीम को देखिए कि वो एक बहुत बड़े लेजेंड्स होते थे, अब वो भी एक मिड लेवल की टीम बन गई है। पाकिस्तान को आप देख लीजिए कि पहले से हमारा म्यार नीचे आ चुका है। तो आईसीसी ने गेम के कितने टेस्ट प्लेइंग नेशंस ऐड हुए हैं पिछले 20-30 साल में? 1-2। तो बात यह कि आईसीसी ने गेम की बढ़ोतरी के लिए काम ही नहीं किया। और वो एक जस्ट लगता है कि वो जो है कि जो पैसे ज्यादा देगा मैं उसका नाम बोलूंगी, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। ठीक है, तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है? जिस तरह से पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा फाइनली स्टांस हम लोगों ने भी ले लिया कि हम भी किसी सूरत इस पर नहीं मानेंगे, और अगर हाइब्रिड मॉडल होता है तो फिर आगे के जितने भी मैचेस होंगे जो कि हिंदुस्तान में होने जाएंगे, उसके लिए हमें भी फिर रिटन कंफर्मेशन लाजमी इस वक्त चाहिए। तो पाकिस्तान का जो स्टांस है वो तो बिल्कुल क्लियर है। इस मुतालबे को आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान के? देखिए, पाकिस्तान ने, अब देखिए हमारा पहले क्या था, हम जो कहते रहे हम वो मानते नहीं थे ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले पतवार में पुरानी दौर की बात कर रहा हूँ कि हम लोग क्या कहते थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम कहते थे कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, लेकिन हम चले जाते थे। तो अगर इंडिया नहीं आता है और ये अगर मिसाल लीजिए कि कोई हाइब्रिड मॉडल तय हो जाता है और आप अभी हम ये कह रहे हैं कि हम इंडिया नहीं जाएंगे आईसीसी के इवेंट्स पे, तो ठीक है, आप नहीं जाना चाहते, बिल्कुल सही बात है, तो फिर आप ना जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी अगर हम ये कह दें कि हम नहीं जाएंगे और आगे जब मौका आए और हम चले जाएं तो फिर वो एक बात अच्छी नहीं लगती। हमेशा वो कहेंगे कि ये कह देते हैं और फिर आ भी जाते हैं, तो वो फिर हमारा स्टांस जो है ना वो कमजोर पड़ जाता है। पहले ऐसा हुआ है, आई होप कि इस मरतबा काफी सख्त स्टांस लिया है मोहसिन नकवी साहब ने और बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो इस पे हम उम्मीद है कि हम कायम नहीं। ठीक है अहमद, लास्ट कमेंट में आपसे सिर्फ चाहूंगा कि दिस इज द राइट टाइम कि पाकिस्तान को भी फिर दूसरे बोर्ड्स के साथ जो लॉबी है, जो दोस्ती है, वो मजीद बढ़ानी पड़ेगी ताकि आगे इस तरह की भी कुछ सिचुएशन आए तो बाकी बोर्ड्स भी पाकिस्तान के साथ खड़े हों। देखिए, अगर मैं रियलिटी की बात करूंगा ना, तो लॉबी वो पहले एक दौर हुआ करता था जिसमें आप अपनी क्रिकेट डिप्लोमेसी की तरफ जाते थे। अब अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ पैसा आड़े आ गए। तमाम क्रिकेट बोर्ड डरते हैं बीसीसीआई से जो है वो टक्कर लेने से, कि पैसा सारा उनके पास है, उनके प्लेयर्स का इंटरेस्ट सारा उनकी आईपीएल लीग में, उनको पैसा बहुत ज्यादा देते हैं। तो इस वक्त तो मैं कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, ये तब होगा जब हमारी क्रिकेट इतनी अच्छी हो जाएगी, जब हम फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, तो ठीक है ना। उस हिसाब से आप आबादी के हिसाब से, क्रिकेट के मैग्नीट्यूड के हिसाब से पाकिस्तान दूसरा दुनिया का बड़ा बोर्ड बन सकता है, लेकिन उस मकाम तक पहुंचने के लिए हमें दिन रात एक करना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सती हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान के खेलों की दुनिया में एक बार फिर एक नई तारीख रकम हुई है। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में जारी एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौमी पावर लिफ्टर नूह दस्तगीर बट ने अपनी बेमिसाल कारकर्दगी से पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। नूह दस्तगीर बट, जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता और कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, उन्होंने 120 प्लस किलोग्राम कैटेगरी में स्क्वाट इवेंट में 400 किलोग्राम वजन उठाकर एशियन रिकॉर्ड कायम किया है। ये कामयाबी सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीतने तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एशिया के पावर लिफ्टिंग मैदान में एक नई तारीख रकम करने के मुतरादिफ है। इससे कबल ताइवान के यंग पीयू ने 380 किलोग्राम वजन उठाकर रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन नूह ने अपनी ताकत और मेहनत से इस रिकॉर्ड को न सिर्फ तोड़ा है बल्कि पाकिस्तान का सर फखर से भी बुलंद कर दिया है। नूह दस्तगीर बट ने बेंच प्रेस में सिल्वर मेडल भी जीता, ताहम डेडलिफ्ट और मजमूई मुकाबलों में वो बदकिस्मती से डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन उनकी स्क्वाट में शानदार कारकर्दगी, उनकी मेहनत, लगन और अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। नूह दस्तगीर बट ने इससे पहले भी जनूबी अफ्रीका में कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 3 तलाई और 1 कांसी का तमगा अपने नाम किया था।
वो पाकिस्तान के पहले पावर लिफ्टिंग गोल्ड मेडलिस्ट के तौर पर तारीख में हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। खेल का मैदान वो जगह है जहां ना सिर्फ जिस्मानी ताकत आजमाई जाती है बल्कि जहनी मजबूती, इस्तकामत और अज़्म का भी इम्तिहान होता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हीरो की जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत और गैर मामूली सलाहियतों से पूरी दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान के नौजवान क्या कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। नूह दस्तगीर भट्ट एक ऐसा नाम जिसने अपनी कामयाबियों से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया को मुतासर किया है। 400 किलोग्राम वजन उठाकर स्क्वाट में एशियन रिकॉर्ड कायम करना कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसी कामयाबी है जो इस बात का सबूत है कि जब एक शख्स अपनी मेहनत और लगन को हथियार बनाता है तो वो कोई भी चैलेंज सर कर सकता है। नूह दस्तगीर भट्ट का यह सफर आसान नहीं था। उन्होंने जनूबी अफ्रीका में कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और 3 तलाई तमगे जीतकर पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया। लेकिन उनका असल कारनामा यह है कि वे एक मुतासरकुन रोल मॉडल बनकर उभरे हैं जो नई नस्ल को यह पैगाम देते हैं कि ख्वाब देखना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें हासिल करने के लिए सख्त मेहनत और बेपनाह इस्तकामत की भी ज़रूरत होती है। नूह दस्तगीर भट्ट की कामयाबी हमें याद दिलाती है कि पाकिस्तान के नौजवानों में वो सलाहियत मौजूद है जो दुनिया के किसी भी बड़े मुकाबले में अपना लोहा मनवा सकती है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन जैसे हीरोज़ को सपोर्ट करें, इनकी कामयाबियों को सराहें और इनकी कहानियों को मज़ीद लोगों तक पहुँचाएँ। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान में खेलों का शोबा मुख्तलिफ सलाहियतों से भरपूर है, जैसे कि ब्रेक से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, जहां नौजवानों की मेहनत और लगन मुल्क का नाम रोशन करने की सलाहियत रखती है और हमारे नौजवान ये कर भी रहे हैं। इन्हीं खेलों में साइकिलिंग एक ऐसा मैदान है जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ औकात में अपनी कारकर्दगी से दुनिया को मुतासर किया है। पाकिस्तान के कई इलाकों में साइकिलिंग के लिए मौजूद माहौल है, कुदरती रास्ते मौजूद हैं जिन्हें आलमी मयार के मुताबिक इस्तेमाल में लाया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी रास्ते ये ना सिर्फ एक चैलेंजिंग तरबियती मैदान है बल्कि यहाँ के नौजवानों में इस खेल का फितरी रुझान भी पाया जाता है। इस खेल को वो मकाम नहीं मिल सका है जो इसे मिलना चाहिए था। हुकूमत की कम तवज्जोही, बुनियादी सहूलियात की कमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनासिब नुमाइंदगी ना होने के बाइस ये शोबा तरक्की की रफ्तार को बरकरार नहीं रख सका। इसके बावजूद पाकिस्तानी साइकिलिस्ट अपनी मेहनत और जज्बे से अपनी कामयाबियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अगर इस खेल पर तवज्जो दी जाए तो ना सिर्फ ये आलमी सतह पर मुल्क की नेक नामी का बाइस बनेगा बल्कि मकामी सतह पर नौजवानों के लिए एक मस्बत रास्ता भी फराहम करेगा। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मौज़म खान क्ले कौमी साइकिलिस्ट भी रह चुके हैं, उन्होंने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। मौज़म साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में साइकिलिंग के फ़रोग़ के लिए अगर हम फेडरेशन के हवाले से बात करें तो अब तक क्या काविशें की गई हैं, क्या कोशिशें की जा रही हैं? कोई रीसेंट इवेंट अगर हुआ हो उस हवाले से भी हमें बताइएगा। अभी रीसेंट इवेंट की अगर आप बात करें तो ये 2 दिसंबर से 4 दिसंबर हमने नेशनल चैम्पियनशिप करवाई। ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये भी हमारी साइकिलिंग से बेपनाह मोहब्बत है कि हमने ये अपनी मदद आपके तहत करवाई है। ठीक है। और क्यों करवाई है अपनी मदद आपके तहत? क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर एक लो प्रोफाइल साइकिलिंग मैंने की है और मैंने साइकिलिंग में बड़ा मकाम हासिल किया। अल्लाह ताला की करम नवाजी से मैं नेशनल चैम्पियन भी रहा हूँ, इंटरनेशनल मेडल्स भी हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान का रिकॉर्ड होल्डर भी रहा हूँ। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये था कि मैं जब आप पाकिस्तान का कलर होल्ड करते हैं तो ये मेरे लिए व्हेन आई गॉट इंटरनेशनल आई वाज 18 इयर्स ओल्ड, तो ये बड़े प्राउड मोमेंट होते हैं, नो डाउट। और जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि आप अगर देखा जाए तो आप अगर 24 करोड़ अवाम में चंद 100 लोगों में जो है वो जिनका शुमार होता है कि जो इस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की जो सलाहियत रखते हैं। तो मेरा ये शुरू से ही एक अज़म था कि मुझे अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैं इसको पे बैक ज़रूर करूँगा। और अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि मैं लाइक 17 इयर्स अमेरिका में रहने के बाद मैं वापस आया। ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो मैंने साइकिलिंग की एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर मैंने ठीक है उस पर काम किया। इसके ऊपर ठीक है, लेकिन वो अब आप उस फैसले को कहीं रिग्रेट तो नहीं करते? जो साइकिलिंग की अभी मौजूदा कंडीशन है, कहाँ पर देख रहे हैं उस कंडीशन को? कहाँ पर वो हो सकती थी, कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं? मैं मुझसे अगर ज़ाती तौर पर पूछें तो हम इसको अगर देखा जाए तो जिस मकाम पे होना चाहिए उस पे नहीं है।
लेकिन उसकी रीजन क्या है? हमारे पास अच्छे साइकिलिस्ट नहीं है, नहीं हमारे पास, मैं वो इसी में आ रहा हूँ कि हमारे पास वो मौके नहीं है, हमने उन मौकों को कैश नहीं किया है, हमें हुकूमत की सपोर्ट नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? इसमें मैं समझता हूँ कि किसी भी स्पोर्ट्स के लिए ना सबसे बड़ी जो सरपरस्ती होती है वो हुकूमत की तरफ से होती है। बिल्कुल। और या अगर साथ में अगर हुकूमत प्राइवेट इदारों को जो है वो कुछ इतना मोटिवेट करे या इंसेंटिव दे कि वो डिफरेंट स्पोर्ट्स को जो है वो उठाएं, अपलिफ्ट करें और उनको कहीं ना कहीं उनको जो है वो oblige किया जाए। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं और हमारी स्पोर्ट्स जो है मैं समझता हूँ कि बहुत तरक्की कर सकती है। और अगर हम अपने नेबर कंट्रीज़ की अगर बात करें तो आप ये सुन के हैरान होंगे कि गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेवल की जिनकी मालियत तकरीबन 20 से 25 लाख रुपया कॉस्ट है एक साइकिल की, 500 साइकिलें उन्होंने अपने खिलाड़ियों के अंदर तक डिस्ट्रीब्यूट की 20 से 25 लाख एक साइकिल की प्राइस है। तो 500, तो इसका मतलब फिर आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता खुद से इसको परसू करने के लिए भी, क्योंकि एक साइकिल से भी गुजारा नहीं होगा। जी बिल्कुल सही। कम से कम आपके पास आपके रैक में 2-3 साइकिल्स मौजूद होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। कौन आम इंसान है जो आज खाने के लाले पड़े हुए हैं, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, वो इस फील्ड में मुझे बताएं आएगा क्यों? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आते भी हैं तो वो फिर उनके पास बहुत हल्की लेवल की साइकिल्स होती हैं जिनकी मालियत समवेयर अराउंड लाख, 1.5 लाख की है, 2 लाख की है। ठीक है। तो ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस जो है वो जो दिखा सकता है ऑब्वियसली उसके पास वो इक्विपमेंट ही नहीं है, तो कैसे दिखाएगा? आपकी फिटनेस, आपकी ट्रेनिंग और आपकी इक्विपमेंट जो बेस कर रही है, अगर वो तीनों में से कोई एक चीज भी अगर लैग कर रही है, ठीक है, तो वो बैलेंस नहीं होगा। और जब बैलेंस नहीं होगा तो खिलाड़ी जो है वो जो परफॉर्मेंस उसको दिखानी चाहिए अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दिखा पाता। ठीक है, लेकिन मौसम आप क्या समझते हैं कि टैलेंट तो पाकिस्तान में मौजूद है, जिस तरह से भी मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि जिस तरह के इलाके हमारे पास मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, ये जो पहाड़ी रास्ते हैं, यहाँ पर हमारे नौजवानों का अपना तो एक शौक है, वो यहाँ पर इतनी टफ ट्रेनिंग्स कर लेते हैं कि वो कभी कभी इक्विपमेंट को भी मात दे देते हैं। और ये हुआ है कि पाकिस्तान में हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। अरशद नदीम के पास भाला खरीदने के किसी वक्त पैसे नहीं थे, वो जो प्रैक्टिस करते थे वो किसी सस्ते भाले से करते थे, लेकिन जिस तरह से वो जीते तो वो मुश्किलात में जब हमने प्रैक्टिस की है तो हमने इक्विपमेंट को भी मात दी है। ऐसा हुआ ज़रूर है। अगेन मैं वही कहूँगा कि अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करना है तो हमारे पास वो तमाम चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। यानी कि नौजवान तो हमारा मेहनत कर रहा है, सपोर्ट नहीं है उसे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताऊँ। अगर हम अरशद नदीम की अगर बात ले लें ना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सदियों में ऐसा कुछ टैलेंट आपके पास कोई हीरा मिलता है, बिल्कुल ठीक, जिसको आपको तराशने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे हमारे माशरे के अंदर एथलीट ऐसे हैं जो अरशद नदीम की तरह अगर उनको ट्रेंड किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको गाइड किया जाए, सैकड़ों हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं। लेकिन अब हम अगर ये समझें कि गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट ना करे, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ना उसके अंदर आए और अरशद नदीम निकल आए, अगर यही सूरत हाल रही तो आई गारंटी यू अगले 50 साल में अरशद नदीम नहीं निकलेगा, नहीं निकल सकता। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी साइकिलिस्ट को अब हमने देख लिया कि किन किन मुश्किलात का सामना है। स्पेसिफिकली जब इंटरनेशनल इवेंट्स में हमें जाना है, वहाँ पर हमें पार्टिसिपेट करना है, आप खुद भी साइकिलिस्ट रह चुके हैं, बहुत से मेडल्स आप ले चुके हैं, तो फिर कौन सी मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ा या आज भी उस नौजवान को उन मुश्किलात से ही गुजरना पड़ रहा है? सर, 2-3 चीज़ें जो है, जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट कर दे, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए अगर आप करें तो हमारे पास दी ओनली वेलोड्रोम है इस वक्त साइकिलिंग का कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जो 75 ईयर्स जिसको हो गए बने हुए को, जो कि अगर आप कभी देखें जी, वो अपनी मुद्दत भी ख़त्म हो गई हुई है उसकी, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी बीट नहीं कर रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर हम उसको अपनी चैम्पियनशिप, जैसे होते हैं ना कि
मुरम्मत करके पैच लगा के हम वो काम नेशनल लेवल पे तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनली बिल्कुल नहीं है, और वो फिर चीजें नोटिस भी वहां पर बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, अच्छा मतलब टाइम हमारे पास कम है तो मैं चाह रहा हूँ काफी चीजें हम इसमें कवर कर लें। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, जैसे अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे ब्रेक में, आपने मुझे बताया कि किस तरह से हिंदुस्तानी क्रिकेट है वो 15 ऐसे खेलों को सपोर्ट कर रहे हैं जो नहीं आगे आ सके, अब उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है। ये हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास पैसे नहीं है, पैसे बहुत ज्यादा मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक खेल में लगाए जा रहे हैं जो कि क्रिकेट है। हम अपने नेशनल जो स्पोर्ट है उसको भी नहीं देख रहे हैं। तो ये आपको लगता है ये स्टेप कब हम लेंगे कि हमारी जो क्रिकेट है इतना पैसा जनरेट करती है, हमारे जो प्लेयर्स हैं जो हमें टीवी कमर्शियल्स में भी नजर आते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े पैसे कमाता है, ये बाकी स्पोर्ट्स पर कब लगाना शुरू करेंगे जैसे इंडिया लगा रहा है? सर ये तो देखिए ना, अब गवर्नमेंट जाहिर है कि वो एक गवर्नमेंट के ज़ेरे असर है, और ये कब लगाता है हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब इसको दूसरे खेलों को भी जो है वो अपनाए। और एक और चीज़ मैं छोटी सी कहता जाऊँगा कि हम नया स्टेडियम जो है वो बनाने जा रहे हैं, और आपको पता है कि इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है। बिल्कुल ऐसी मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि हम एक नया स्टेडियम बना सकते थे इसको तोड़े बगैर। ठीक है, तो हमारे पास जितनी कॉस्ट हमने यहाँ लगा दी है इसको तोड़ उससे कम, क्योंकि तोड़ने पे पहले आपने लगाई मेहनत, बिल्कुल फिर उसको बनाने के ऊपर हम मेहनत लगा रहे हैं। तो यही अगर थोड़ा सा हटके रायविंड के एरिए पे एक और स्टेडियम बन जाता तो यहाँ पे नेशनल लेवल के प्लेयर जो है उनके लिए एक जो है वो बहुत अच्छा वेन्यू मिल सकता था। ठीक है, और ये मेरा ख्याल अब चीजें सोचने की जरूरत है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी और पाकिस्तानी हुकूमत को भी, कि ऐसे तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं साइकिलिंग के फ़रोग के हवाले से, जैसे आज हमने बात की है, बहुत ज़्यादा रुकावटें इसमें मौजूद हैं। तो कोशिश ये की जा सकती है कि हर साल अरशद नदीम जैसे बहुत से ऐसे एथलीट्स हैं जो कि हमारे लिए मेडल लेकर आ सकते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद हम यही करते हैं हुकूमत से भी कि वो इन तमाम चीज़ों पर भी नोटिस ले और देखे कि किस तरह से जो बाकी हमारे खेल हैं उनको भी सपोर्ट किया जाए। हमारे साथ मौजूद है मुअज़्ज़म खान क्ले, कौमी साइकिलिस्ट हैं, पाकिस्तान साइकिलिस्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। आज हम खबर शामिल करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के हवाले से, जो इस वक्त शंघाई पहुंच चुकी हैं और उनकी मसरूफियात का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम किया है। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन है, जहाँ उनकी यहाँ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मज़ीद हमें अपडेट करेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वकास गौरी। जी वकास। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब जो है वो इस वक्त चीन के तारीखी दौरे पर हैं। विस्तर और बीजिंग में उन्होंने अहम मुलाकातें की थी, जिसमें पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया गया था। इसके अलावा जुड़वा सूबों की तजवीज़ भी वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने दी थी, जबकि अब जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शंघाई पहुंच चुकी हैं, जहां पर उन्होंने लेबर पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात की है। उन्होंने वज़ीर आला मरीम नवाज़ का इस्तकबाल किया है। शंघाई में तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। इस मौके पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ जो है, ये मैं बताता चलूँ कि चीन में सोलर पैनल की खरीदारी, ज़रई जदीद ज़रई आलात की पाकिस्तान मुंतकली और इलेक्ट्रिक बसों की जो खरीदारी है, इस हवाले से अहम मुआहदे करने जा रही हैं। ये वज़ीर आला मरीम नवाज़ के दौरे के एजेंडे के अहम नकात हैं कि इन शोबों में जो है वो डेवलपमेंट की जाए। जी बहुत शुक्रिया वकास गौरी, हमें अपडेट कर रहे थे। मरीम नवाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो सरबराह हैं उनसे भी इस वक्त मुलाकात हुई है और अहम मुलाकातों का सिलसिला इस हवाले से जारी है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत और रियासती इदारों के दरमियान ताल्लुकात हमेशा से कहाँ मौजूद रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में ये ताल्लुकात एक नया मोड़ इख्तियार कर चुके हैं, जहाँ पाक फौज की जानिब से इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट, बानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बगावत के इल्ज़ामात की तहकीकात और मुमकिना कानूनी कार्रवाई इन मामलात को मज़ीद गहरा कर रहे हैं।
फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने बानी PTI के एक्स साबका ट्विटर अकाउंट पर पाक फौज के खिलाफ बगावत पर उकसाने से मुताल्लिक पोस्ट की इंक्वायरी मुकम्मल कर दी है। इस रिपोर्ट को वफाकी काबीना के सामने पेश किया गया, जिसने ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। सियासी तज्जियाकारों का इस हवाले से यह भी कहना है कि यह पेशरफ्त इमरान खान की सियासी जद्दोजहद में एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है, क्योंकि ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और रियासती मफादात को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात पर चार्जशीट किया गया है। उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। फैज़ हमीद पर सरकारी इख्तियारात और वसाइल के गलत इस्तेमाल के इल्जामात भी आयद किए गए हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात और दीगर बेअमनी के मामलात में उनके किरदार की अलहदा तहकीकात भी जारी हैं। दूसरी तरफ साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वाबडा ने फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट को कानून की बालादस्ती की जानिब एक अहम कदम करार दिया और कहा कि अब कोई भी कानून से बालातर नहीं रहा। उन्होंने बानी PTI और दीगर अफराद को भी इस ट्रायल से मुंसलिक करते हुए फौजी तहवील के इम्कान का इजहार किया, जबकि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि यह चार्जशीट न सिर्फ फैज़ हमीद बल्कि PTI के खिलाफ भी एक मजबूत मुकदमा है और यह साबित करती है कि 9 मई को एहतजाज नहीं बल्कि बगावत की गई थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को तारीखी कदम करार देते हुए कहा कि ये उन लोगों के लिए सबक है जो ताकत को नाकाबिल शिकस्त समझते थे। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फैज़ हमीद पर चार्जशीट ये फौज का अंदरूनी मामला है और उनकी जमात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी सारी सूरत पर बात करने के लिए सियासी तजियाकार उस्मान भट्टी साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फैज़ हमीद के खिलाफ जो चार्जशीट है, कोर्ट मार्शल का जो अमल है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मुख्तलिफ सियासतदान मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि जो एक ताकत का खुमार होता था वो पाकिस्तान में किसी भी शख्सियत को उस तरह से नहीं रहेगा जैसे पहले ये कहा जाता था कि फ़ौज के अंदर जो खुद एहतसाबी का अमल है वो मौजूद नहीं है। इस तासुर को अब गलत करार दे दिया गया। देखें जी, अगर जो साबिक DG ISI हैं जनरल फैज़ हमीद, उनकी आप गिरफ्तारी देखें तो मैं ये समझता हूँ कि वो सियासी एक मंजरनामे में बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। हमने माजी में ये तो ज़रूर देखा कि जो यहाँ पर साबिक वज़राए आज़म थे उनकी गिरफ्तारियाँ होती रहीं, फांसियाँ भी हुईं, मगर किसी आर्मी ऑफिशियल के ख़िलाफ़, बेशक वो रिटायर्ड हों, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई बहुत अमूमी कम तौर पर देखी गई थी। और मैं ये समझता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ ये जो कार्रवाई की गई है, ऑफिस सीक्रेट एक्ट की जो इन्होंने खिलाफ वर्जी की और उसके बाद उन्हें चार्जशीट कर दिया गया, ये एक सियासी मंजरनामे में बहुत बड़ी एक खबर है और स्पेशली ये PTI के लिए बहुत दुख की बात है। अब आप ये देखें कि बैरिस्टर गौहर जो PTI के इस वक्त मौजूदा चेयरमैन है, वो ये कहते हैं कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। देखें, जब वो इमरान खान साहब जो कि चेयरमैन PTI हैं, बानी PTI हैं, वो जब ये कहते थे कि मेरी आंख और कान जो है वो जनरल फैज़ हमीद हैं, मतलब ये कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, अब लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। अब लाताल्लुकी का इजहार इसलिए किया गया, उनको पता लग गया कि अब जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो हुकूमत है, वो अक्रॉस द बोर्ड जो है वो कार्रवाई हो रही है, ये नो अब हमारी तरफ भी नजला गिरो, ये नजला गिरेगा। ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं, इसमें सबसे बड़ी जो कमजोरी हुई वो ये हुई कि जब 2014 का धरना हुआ तो उस वक्त उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। फिर 2017 में जो है फैजाबाद धरना हुआ और काजी फायज इसा जो कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में रहे, उन्होंने फैसला दिया कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर वो भी नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों को जो इंतशार पसंद थे, जो एहतजाज करते थे बिला वजह इस मुल्क में, उन्होंने फिर 9 मई का वाकया किया। 9 मई के वाकया करने के से क्या हुआ, मुल्क में बदअमनी फैली, फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, गिराव जलाव किया, ठीक है, मुल्क में बदअमनी फैलाई गई और 9 मई के वाकये में जो लोग मुलव्वस थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए ये 26 नवंबर को वाकया हुआ है। देखिए, ये ताने बाने हैं, अगर आप इसको जड़ से इसको उखाड़ेंगे नहीं तो ये मुल्क में ऐसे ही अफरा तफरी रहेगी। अब एक मजीद कॉल दे दी गई है कि अब देखें जी सिविल नाफरमानी के हवाले से। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जो डॉट्स अब आपने मिलाए हैं और आपने कनेक्ट किया है इन तमाम तर वाकयात को, जब से धरने से ये सारा आगाज हुआ था, तो अभी फिर आपको सिचुएशन कहाँ पर नजर आ रही है हुकूमत के लिए, या अगर हम इदारों के हवाले से भी बात करें तो उनके लिए तो बहुत सी मुश्किलात हैं। अगर वो इस तरह से किसी भी जत्थे को या जो पावर शो करना चाहते हैं उनको रोकते हैं तो फिर हमने देखा कि क्या होता है कि क्लैश हो जाता है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। नहीं रोकते हैं फिर सानिया 9 मई जैसे वाकयात हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन जो मुश्किल है वो हमेशा से हुकूमत के लिए ही रही है। और उस टेन्योर में हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, इस टेन्योर में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, या फिर इदारों की जो साख है वो मुतासर करने की कोशिश की जाती है। तो फिर आपको लगता है जो 9 मई के वाकयात हैं उनको अगर बगावत करार दिया जा रहा है तो फिर ये दुरुस्त फैसला है? देखें, अब जो 26 नवंबर के लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं जिस पर PTI ने काफ़ी वावेला मचाया कि 1000 लोगों की जो है हलाकत हुई, मैं समझता हूँ 1000 लोगों की हलाकत हो या एक बंदे की हलाकत हो,
वो काबिल मुजम्मत है, मगर फेक न्यूज़ फैलाना, डिसइंफॉर्मेशन देना, लोगों को वर्गलाना, ये पीटीआई का एक वतीरा है। आप देखें कि जब से वो सोशल मीडिया पे उनको पता है कि एक एक जो उनका बंदा है, एक एक जो उनका कारकुन, उसके 500-500 अकाउंट्स बने हैं, 200-200 अकाउंट्स बने हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया पर इतनी हाइप फैला दो, इतना प्रोपेगेंडा कर दो कि लोगों को जो है वो सच लगना शुरू हो जाए। अब हकीकत ये है कि अभी तक जिस तरह वो 26 नवंबर का वाक़या हुआ, अब इतनी हलाकतें बता रहे हैं, हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से वीडियोस बन सकती हैं, किस बंदे की हलाकत हुई। ऐसी कोई फैमिली सामने नहीं आई कि जिसने कहा हो कि हमारे किसी बंदे की हलाकत हुई है। बात यह है कि अब जो 26 नवंबर को लोग पकड़े गए हैं, अगर इन्हें इबरत का निशान ना बनाया गया, ये हमारे मुल्क में ऐसे ही बेड़चल जो है वो चलती रहेगी एहतजाज की। हुकूमत जो है वो सब्र का मुजाहरा कर रही है। देखें, अभी जो जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उन्होंने पूरी इंक्वायरी की, कहाँ कहाँ इनके ताने बाने जुड़ते थे। उसके बाद उन्होंने कोई तकरीबन 3-4 महीने की इंक्वायरी के बाद ये फैसला किया कि जनरल फैज़ हमीद की जो गिरफ्तारी बनती है, उनको चार्जशीट किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की है, इसलिए ये वाला एक्शन लिया गया। और हम आपको बताऊं, जैसे अभी आपने फैसल बावड़ा का जिक्र किया कि वो कह रहे हैं कि मुझे यूं लग रहा है कि इमरान खान साहब को भी फौजी तहवील में दे दिया जाएगा। मैं इसी तरफ आने लगा था कि फैसल बावड़ा को ये तमाम बातें कैसे पता होती हैं। उन्हें पता था कि खूनी मार्च होगा, अगर आपको याद हो तो फैसल बावड़ा जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो हमने देखा कि वो कुछ वक्त के बाद फिर सच साबित होती हैं। देखें, जो चीज़ें कुछ नज़र आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओपन सीक्रेट्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट थी, आप ये देखें कि जब गंडापुर साहब वज़ीर जो केपी के हैं, उनके साथ बुशरा बीबी जब इस्लामाबाद पर हमला आवर हुई तो उन्होंने कहा कि ये मेरी फाइनल कॉल है, छोड़ के मत जाना, यहाँ एहतजाज मुकम्मल करके जाना, पाकिस्तान को फतह करना। पता नहीं उन्होंने कौन सा पाकिस्तान फतह करना था। बात ये थी कि लोगों के तासुरात से अंदाज़ा हो जाता है कि ये ब्लड शेड होगा। वो ब्लड शेड, अब पीटीआई ने तो रंग दिया, ब्लड शेड हुआ। वो ये है कि अगर बानी पीटीआई की जो अहली है बुशरा बीबी, काश वो ये करती कि जब लोग वहाँ से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई कर रहे थे तो वो रुक जाती और वो कहती कि मुझे गिरफ्तार करें, तो वो लीडर बन जाती। मगर उनके अंदर लीडर वाली क्वालिटीज़ नहीं है। उन्होंने तो बस वक्ती तौर पर चीज़ों को हाईजैक किया हुआ है, इमरान खान साहब को हाईजैक किया है और पूरी पार्टी को जो पीटीआई को वो नीचे गिरा दिया, धड़म से वो नीचे गिर गई है पूरी पार्टी की। जो दूसरी क़यादत है फिर वो ये क्यों कह देती है एट दी एंड, जब वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देती है जो इनसे नहीं संभाली जाती, फिर वो कह देते हैं ये गैर सियासी है। बात यह है कि जब तक अगर वो सियासत में कामयाब हो जाती तो उन्होंने कहना था कि ठीक है जी भाई, इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को ये टास्क दिया और बुशरा बीबी ही अब हमें लीड करेंगी। अब इनके अंदर ग्रुपिंग हो गई है, एक अलीमा खान साहब का ग्रुप है, एक बुशरा बीबी साहब का ग्रुप है, एक बैरिस्टर गोहर साहब का ग्रुप है, एक शाह महमूद कुरैशी साहब का ग्रुप है। अब इतनी ज्यादा ग्रुपिंग इसलिए हो गई है क्योंकि पार्टी के अंदर एक यूनिटी नहीं है, हर बंदे का एक ईंट की मस्जिद बन गई है। वो यही कहते हैं कि मुझे इमरान खान साहब ने डायरेक्शन दी है। सिर्फ सिंपल बात इतनी है कि मुल्क चलेगा तो इस मुल्क की कामयाबी है। आप ये देखें कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि महंगाई का डिजिट नीचे आया, और महंगाई का डिजिट नीचे आया। बैंक का इंटरेस्ट रेट कहाँ 22% से 14% पे आया। अब देखें, जो एक हुकूमत है वो तकरीबन 7-8 माह उसकी एक मुद्दत है, 7-8 माह की मुद्दत में मैक्सिमम डिलीवर करके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। मगर पीटीआई का वतीरा ये है कि वो चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन ना आए, खुशहाली ना आए, बस वो चाहते हैं एहतजाज चलता रहे। दूसरी तरफ जिस तरह से बैरिस्टर गौहर के हवाले से आपने बात की है, अगर हम ये 24 नवंबर 25 नवंबर की फाइनल कॉल के हवाले से भी डिस्कशन करें तो वो तमाम केसेस दोबारा से बानी पीटीआई पर डाले, वो जेल में मौजूद हैं, लेकिन जो उनके एक्टिव चेयरमैन हैं वो बैरिस्टर गौहर हैं, उन पर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत की कंफ्यूजन है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अभी तो वो लीड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, अगर बैरिस्टर गौहर ने ये वाली बात बड़ी अच्छी कही, जैसे पीटीआई के जो कुछ रहनुमा थे उन्होंने कहा कि हलाकतें जो है, जैसे लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि 214 हुई हैं, 278 उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने कि मुझे लगता है कि 12 हलाकतें हुई हैं। अभी तक उनके एविडेंस भी सामने नहीं आए। मगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं, देखिए पीटीआई का वतीरा क्या है कि वो ये कहते हैं कि अस्करी मसनूआत का जो है वो बाइकआउट करें। काश पीटीआई के जो कारकुन हैं और पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो डिफेंस और कैंट की रिहाइशें भी छोड़ें, क्योंकि वो भी तो वहीं पर रहते हैं। मतलब कि ये ऐसी नारा लगाएंगे, ऐसा नैरेटिव बनाएंगे कि जो वक्ती तौर पे अवाम में सिर्फ और सिर्फ वर्गलाने इनका काम है, वर्गलाएं ताकि लोगों में हाइप बने, प्रोपेगेंडा करने के ये माहिर लोग हैं। प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, मगर रहना उन्हीं इलाकों में क्योंकि वहां पर ये सिक्योर, अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि आप इस मुल्क का जो इस सूबे के जो वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज शरीफ, वो चाइना के दौरे कर रहे हैं कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, इस मुल्क में जो डिफरेंट सेक्टर्स में जो है वो डेवलपमेंट हो सके, जो रेवोल्यूशनरी तब्दीलियाँ आ सकें। मगर
एक पीटीआई के केपीके के वज़ीर आला है गंडापुर, उनका काम यह है कि वो एक तो वज़ीर आला पंजाब दौरे करेंगे चाइना के, उनका काम यह है कि वो वफाक पर हमलों के दौरे कर रहे हैं। मतलब कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि उनका क्या अप्रोच है, क्या विजन है। सिर्फ और सिर्फ विजन ये है कि इस मुल्क को डिस्टेबलाइज कैसे करना है, और नून लीग ये चाहती है, वो बेशक प्राइम मिनिस्टर साहब हों या वज़ीर आला पंजाब हों, कि इस मुल्क को हमने कैसे डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है। आप इतना बड़ा मेजर डिफरेंस देखें तो लोग यहाँ से आके खौफ खाते हैं, लोग यहाँ से आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये पीटीआई क्या कर रही है और ये नून लीग क्या कर रही है, नून लीग बेहतरी कर रही है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? अगर मुल्क के सबसे ताकतवर इंसान के खिलाफ चार्जशीट हो सकती है, कोर्ट मार्शल हो सकता है, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हमने देखा कि अभी तक कोई भी एक ऐसा फैसला सामने नहीं आया है जिसमें उन्होंने सजा हो गई हो। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफरेंस एक बरकरार है? साथ ही साथ आप अली बिन गंडापुर के हवाले से बात कर रहे हैं, मुतअद्दिद केसेस उन पर हैं, मुतअद्दिद केसेस रखकर वो वज़ीर आला केपी इस वक्त बने हुए हैं। एक आम शहरी तो ये कर ही नहीं सकता, वो तो अभी तक जेल की सलाहों के पीछे होता। देखिए, ये तो कोई शक नहीं कि ये इस वक्त सोशल मीडिया पर और जो सियासी मुबसरीन है वो ये कहते हैं कि अभी तक जो है पीटीआई और इमरान खान साहब के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, क्योंकि अभी तक उनके खिलाफ कोई भी सख्त एक्शन नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ वो जेल में है, उनके खिलाफ तोशाखाना केस है या 190 मिलियन पाउंड का केस है, और उनको कोई सजा अभी उस तरह मेजर नहीं दी गई। देखें, अब ये हुकूमत इस तरह देख रही है कि इसको किस तरह हम ऐसा डिसीजन लें कि लोगों में ये तासुर बना जाए कि शायद हमने इंतकाम की बुनियाद पर ये वाला कोई फैसला किया है, और ये आने वाले वक्तों में आपको चीज़ें नजर आएंगी। और आप ये देखें कि डेवलपमेंट, मैं आप इसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ, आप ये देखें कि लाहौर का जो डीजी एलडीए है, तारीख में पहली दफ़ा जब से ये एलडीए बना है, तारीख में पहली दफ़ा 2 अरब रुपए की नीलाम आम की गई और सारा पैसा हुकूमती खजाने में गया, और सिर्फ इसका जो क्रेडिट है वो जाता है जो डीजी एलडीए ताहिर फरूक है। मैं कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर डेवलपमेंट के काम देखें और केपीके में डेवलपमेंट का काम देखें कि वहाँ पर सिर्फ काम डेवलपमेंट का हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी तरफ अभी आपको क्या लग रहा है कि जो ये तमाम कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ है, अगर हम फैज़ हमीद के हवाले से बात करें या हम बानी पीटीआई के हवाले से बात करें, ये जो कानूनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, फिर इससे तो सियासी इस्तेहकाम बिल्कुल भी मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। मज़ीद कशीदगी पैदा होगी। एक बार फिर से कह दिया गया 13 दिसंबर तक मुज़ाकरात हो गए तो ठीक है, लेकिन मुज़ाकरात में जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रख रही है, तो सर फहरिस्त जो मुतालबा है वो है बानी पीटीआई की रिहाई। वो हुकूमत के हाथ में तो नहीं है, वो तो कानूनी इदारों ने या फिर अदालत ने उन्हें रिलीफ फराहम करना है या नहीं फराहम करना। तो ये किस तरह से मुमकिन हो पाएगा? तो सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है फिर आपको लगता है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी? सर, ये सिविल नाफरमानी की तहरीकें, ये गिराओ जलाओ की तहरीकें, ये आखिरी फाइनल कॉल कहें, अब लोगों ने इनके पीछे आना छोड़ दिया। लोगों को पता लग गया है कि ये जो कहते हैं खुद हमें फंसवा देते हैं, पीछे हमारे कोई रहनुमा नहीं आता। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, सिविल नाफरमानी की तहरीक इमरान खान साहब ने शुरू की और स्टेज पे खड़े होकर बिजली का बिल जलाया और उन्होंने कहा कि कोई बिल जमा नहीं करवाएगा। और मैं उनकी जो एक्स अहलिया हैं रेहाम खान साहिबा, वो कहती हैं कि इमरान खान साहब जलसे से जब फारिग होकर बनी गला वापस आए तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में तो सोलर पैनल लगा है, मेरे घर में तो बिजली भी आ रही है, AC भी ऑन है। तो आप ये देखें कि वो वाली अहलिया उनकी बात जो बता रही हैं कि इमरान खान साहब के बयानात में कितना तजाद है कि वो लोगों को बाहर बरगला रहे हैं कि आप अपने घरों का बिल जलाएं, लोगों को मीटर काटेंगे। किसने लगवाना है? वो लोग अब जाहिर है पैसे देंगे तो मीटर लगेगा। आप ये देखें कि कितना उनका दोहरा मेयार है सियासत का कि वो अपने घर में किस तरह रह रहे हैं और लोगों को किस तरह जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार उस्मान भट्टी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, दुनिया भर में तालीमी मयार तेज़ी से बदल रहा है और जदीद दौर में बच्चों को तालीम के लिए नई, मुनफरिद और तख्लीकी सोच की ज़रूरत है। ऐसे में पाकिस्तान में तालीम के मैदान में एक मुनफरिद पहल देखने को मिली है, जहां एक लेडी डॉक्टर ने अपनी महारत और अज़्म के ज़रिए कैम्ब्रिज वर्कशीट के नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कायम किया है। ये पाकिस्तान का पहला ऐसा तालीमी प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को दुनिया के बेहतरीन स्कूल्स में पढ़ाए जाने वाले निसाब की तर्ज पर मवाद फराहम करता है। इस प्लेटफॉर्म का मकसद बच्चों में किताबों से हटकर तख्लीकी सोच, मसाइल के हल की सलाहियत और ख़ुद मुख्तार तरीके से लिखने की महारत पैदा करना है। डॉक्टर सुमन, जो कि इस प्लेटफॉर्म की बानी हैं, ना सिर्फ एक कामयाब डॉक्टर हैं बल्कि अब एक कामयाब बिजनेस वुमेन भी बन चुकी हैं। उनका मानना है कि स्कूल की तालीम बच्चों के लिए काफ़ी नहीं है, हमें अपने बच्चों को जदीद दुनिया के मुताबिक तालीम देनी होगी। वो ना सिर्फ बच्चों के लिए निसाब तैयार करती हैं बल्कि तालीमी मसाइल के हल के लिए मुफ्त में मदद भी फराहम करती हैं। उनका एक ही नारा है, दिखेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान।
हम डॉक्टर सुमन को अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं और उनसे उनके इस मुनफरिद सफ़र की कहानी सुनते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आइडिया आपके जहन में किस तरह से आया कैम्ब्रिज वर्कशीट बनाने का? बेसिकली देखिए, किसी भी चीज़ की दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो आपको तब पता चलता है जब आपके घर में उस चीज़ की नीड होती है। तो मैं ना अपने भाई को पढ़ाती थी। अब जब उसको पढ़ाती थी तो स्कूल में तो बता देते थे कि ये टेस्ट होना है कल। अब टेस्ट तो होना है, पढ़ाना कहाँ से है उसको? ठीक है, बुक्स तो ब्लैक एंड व्हाइट है, उसके अंदर टेक्स्ट है, वहाँ से तो कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। नोटबुक्स में भी कुछ नहीं है। अब ऑनलाइन देखना या टेस्ट बनाने, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है इतने सब्जेक्ट्स का। तब मुझे ये आइडिया आया कि सिंपल जो मदर्स हैं, अगर उन्होंने अपने बच्चे को कुछ पढ़ाना है तो वो कहाँ से पढ़ाएगी? देयर शुड बी अ मीडियम कि उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करें, उनके आइडियाज जनरेट हों, उन्हें पता चले कि हमने इस चीज़ को किस तरह से परफॉर्म करना है। जितना बच्चा लिखता है ना अपने हाथ से, उतना ज़्यादा उसका माइंड डेवलप होता है, वो इंडिपेंडेंट राइटिंग की तरफ आता है। तो यहाँ से मुझे आइडिया जनरेट हुआ कि हम एक ऐसा सोर्स, एक सिलेबस बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर जिसपे बच्चे लिखें, ताकि उनको पता हो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और जब वो स्कूल जाएं तो उनका कॉन्सेप्ट पहले से बहुत ज्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, और ये किस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर ये अवेलेबल है? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको अप्रोच कर सकते हैं? ये बेसिकली हमारा एक पेज है, cambridgeworksheets.com वेबसाइट है, आप वहां पर हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको अपने बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है, वो ऑटिस्टिक है, वो हिफ्स कर रहे हैं, वो भी नहीं पढ़ पा रहे, कोई भी इशू है, तो हमारे कंसल्टेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर जा सकते हैं और आपको अगर कोई भी क्यूरीज हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इन केस अगर आपको आंसर्स नहीं पता किसी चीज़ की, तो हमने ये भी फैसिलिटी दी है, हम पूरा गाइड प्लान देते हैं पूरे साल का, वीकली वाइज, वीक 1 में ये कराना है, वीक 2 में ये करवाना है, और फिर उसके बाद आंसर शीट्स अटैच करके देते हैं। हिंट्स एंड डेफिनेशन पूरे सिलेबस के अंदर इंक्लूड होती है। आप समझे कि पूरा करिकुलम है जो हम इतनी रीजनेबल रेंज में पेरेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मदर्स की तो आपने जिंदगी आसान कर दी है, जिनको अगर कोई चीज नहीं भी आती है तो वो उनके लिए फिर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आपने साल पहले भी हमसे पैक लिया, अभी भी आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको उसके बारे में रिस्पॉन्स करेंगे, आपको समझाएंगे कि ये कैसे करना है। सुमन, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, जो मैं भी, जैसे कि आपने भी कहा कि आपने भी अपनी फैमिली में प्रॉब्लम देखा, तो मैं भी अपनी फैमिली में आजकल एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि बच्चे को किस स्कूल में करवाना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जो तालीमी निज़ाम है, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ 5-6 तालीमी निज़ाम बन चुके हैं। मदरसा मौजूद है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, फिर प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें भी फिर कैटेगरीज ऐसी हैं कि वो ऐसा लगता है कोई फैशन कैटेगरी है कि बच्चा महंगे से महंगे स्कूल में जाए। तो ये जो महंगे से महंगे स्कूल हैं या डिफरेंट सिलेबस हैं, ये किस तरह से हम डिसीजन ले सकते हैं कि बच्चे को किस स्कूल में करवाएं? देखिए, इसीलिए हमने ये पैक बनाए। बेसिकली ये एक यूनिवर्सल सिलेबस है, एक ऐसा सिलेबस कि इस एज ग्रुप के बच्चे को ये चीजें आनी चाहिए। हम इसको कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये एजुकेशन है, ये बेबी है, इस बेबी को ये चीज एट द मोमेंट ये वाली सारी चीजें आनी चाहिए। और ये वो सिलेबस है जो पाकिस्तान के और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टॉप यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाता है। तो ये जो फैशनिज्म है, बेसिकली हम इसको खत्म करना चाहते हैं। एजुकेशन जो है शुड बी वेरी सिंपल, और एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो सके, वो क्रिएटिव हो सके, ठीक है, और कल को वो कुछ ना कुछ वो कल को ये सोचें कि हमने जॉब्स लेनी नहीं है, हमने जॉब्स देनी है, तो वो इस तरफ आए, एंटरप्रेन्योर बनना है। ठीक है, अच्छा, इस प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स पहले भी पाकिस्तान में कभी कोई बने हैं, कोई इस तरह की कोई चीज़ डेवलप हुई हो जिसको आपको लगा कि अब आपने ज़्यादा रिफाइन कर दिया है, या बाहर के किसी मुल्क में इस तरह के पैटर्न्स काफ़ी चलते हैं? बाहर के मुल्क में तो देखिए चलते ही प्रैक्टिस है, वहाँ पे तो बुक्स का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वहाँ पे वर्क बुक्स का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो तो बच्चों को करवाते ही प्रैक्टिस है। पाकिस्तान के अंदर भी देयर वाज 2 और 4 प्लेटफॉर्म्स जो ये चीज़ करवा रहे थे, लेकिन स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग ब्लैक एंड वाइट शीट्स। अब मेरा मसला ये है कि बच्चे जो रहते ही कार्टून्स की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में रहते हैं, आप उनको ब्लैक एंड व्हाइट ला रहे हैं, वो तभी तो वो चीज़ अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। आप उनको कलरफुल चीज़ें दिखाएं, इमेजिनेशंस। हमारी जो वर्कशीट्स हैं वो इतनी कलरफुल हैं, उसके अंदर इतनी पिक्चर्स हैं, स्टोरीज हैं, बच्चे को ऐसा लगता है सिर्फ उसके अंदर है। और जैसे उसको लगता है ना कि मैं पजल्स, वो बच्चा पजल भी कर रहा होता है, गेम भी कर रहा होता है, साथ साथ वो सीख भी रहा होता है, उसकी लर्निंग इंक्रीज हो रही होती है। हम उसको डिफरेंट सिनेरियोज देते हैं कि आप अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, फिर वो उसको लिखता है सारा बड़े बड़े उसके ऊपर ना। तो ये चीज़ है, तो हम लोग यही कहते हैं कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा जो गेम्स के अंदर उसको लगता है आप चीज़ उसको वो दें ताकि वो उसको सीखे भी और साथ उसकी लर्निंग भी अच्छी होती जाए। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से आप ये चीज़ें हमें बता रही, मुझे सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली अब मैं भी प्रोग्राम के बाद इस पर मजीद भी रिसर्च करूँगा, इसको जाकर खुद भी देखूंगा और लोगों को भी हम इन चीज़ों को कन्वे करेंगे। आपको क्या लगता है अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या हो सकता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको डिफरेंट इदारे सपोर्ट करें, हुकूमत सपोर्ट करे। अगर कोई एक अच्छा
प्लान आपके पास मौजूद है, आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो आपको क्या लगता है इसका नेक्स्ट स्टेप भी है कोई? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि जितने भी स्कूल्स हैं पाकिस्तान के, पहली चीज़ तो ये कि वो पेरेंट्स को इतना बर्डनाइज ना करें कि आप बुक्स भी लें, आप वर्क बुक्स भी लें, आप नोट बुक्स भी लें, आप मैप्स भी लें, आप उनके ग्राफिक्स भी लें, आप स्टेशनरी, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं और प्रैक्टिस के लिए आप वर्कशीट्स दें। अब वर्कशीट्स का देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, रेडी टू यूज़ है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। 45 मिनट्स की क्लास के अंदर अगर आपने अटेंडेंस भी लेनी है, आपने बच्चों को चेक भी करना है, उनसे सुनना भी है, उनको वीडियो भी दिखानी है, तो आप उनको पढ़ाएंगे कब? तो आप ये रेडी टू यूज चीजें बच्चों को दें, उनका भी टाइम बचेगा, वो खुश भी होंगे। और ये प्लान जो है हम लोगों ने बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर, तो अभी भी हमारे साथ बहुत सारे स्कूल्स हैं जो हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। पेरेंट्स का बर्डन बहुत हद तक कम हो गया। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि स्कूल्स के साथ कोलैबोरेशन ये बड़ी आपकी जरूर रहेगी। मेरे ज़हन में सवाल आया, तो ये कोलैबोरेशन किस तरह से होगी? लोग अपने कोर्सेज, क्योंकि स्कूल्स आपको पता है ये तमाम चीज़ें सेल करते हैं, बिल्कुल ऐसे कॉपीज तक उनके अपने ब्रांड्स की होती हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, जो बच्चों का यूनिफॉर्म है वो भी टैग लगा होगा, जी आपने स्पेसिफिक शॉप से ही खरीदना है। क्यों वो आपसे कोलैबोरेट करेंगे? आप तो उनका बिजनेस खराब कर देंगे। नहीं, अच्छा बेसिकली ना जो स्कूल्स ये चीज समझते हैं कि बच्चों को क्रिएटिव बनाना आजकल की नीड है और इस दुनिया की अब नेक्स्ट जनरेशन जो है वो क्रिएटिव होनी चाहिए। अच्छा, बहुत से स्कूल्स अच्छे भी हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही चीज। बहुत से स्कूल्स हैं वो हमसे ये पैक्स अभी ले भी रहे हैं, वो अपने बच्चों को करवा भी रहे हैं, लेकिन फिर ये कि वो अपने नाम से करवा रहे हैं, अपने उससे करवा रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें ये लेना देना कि बच्चे एजुकेशन, बच्चे जो आपकी टैगलाइन है लिखेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान, आपको क्या लगता है ये किस तरह से पाकिस्तान की तालीमी तरक्की में ये कितना ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है? बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। हमारे, आपको पता है हमारा सिलेबस 55 साल से चेंज नहीं हुआ। आईफोन का मॉडल आता है ना, वो सबको पता होता है कि हमने हर साल नया मॉडल लेना है, हमने हर साल ये वाली ब्रांड का नया मॉडल, सेम चीज ले रहे हैं हम हर साल। हम एजुकेशन को क्यों नहीं पढ़ाते? हम बच्चे को मिस्टर चिप्स ही पढ़ाई जा रहे हैं, उसका कोई लेना देना ही नहीं है उस मिस्टर चिप्स से। अब उसको वो चीज पढ़ाओ ना जो उसके काम आएगी। नेक्स्ट तो पता होगा कि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है और नेक्स्ट हमने किस तरह से मूव करना है। तो ये चीज है बेसिकली ना। अच्छा, इंटरनेशनली मैं समटाइम हम लोग यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर देखते हैं बाहर के जो बच्चे हैं बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, वो मुख्तलिफ गेम शोज में बैठे हुए हैं, आपसे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, आप हैरान रह जाते हैं। उनको दुनिया के जो इस वक्त लीडर्स हैं उनके नाम पता हैं, उनके अचीवमेंट्स पता हैं, यहाँ पर हम अभी भी हम्टी डम्टी पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, आपको पता है जो बच्चे हैं, वो जो बाहर के बच्चे हैं, वो स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं इस एज में, वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, अभी छोटे से होते हैं। देखिए, उन सबसे बड़ा हाथ उनके पेरेंट्स का है, वो स्कूल के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हम ये नहीं कहते हैं कि आप स्कूल्स मत भेजें, हम ये कहते हैं कि आप ये चीज़ समझें कि स्कूल एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता। स्कूल्स का ये काम होता है कि वो आपके बच्चे को सोशलाइज करेंगे, ठीक है, वो उनकी रूटीन ठीक करेंगे, वो उनको चीज़ें बताएंगे, इतना सा काम होता है। बाकी काम होता है पेरेंट्स का कि वो खुद बिठा कर अपने बच्चे को पढ़ाएं, और फिर उनके लिए ऑब्वियसली पेरेंट्स को कोई मीडियम तो चाहिए ना पढ़ाने के लिए। उन्हें तो नहीं पता कि पूरे साल में क्या कोर्स हमने करवाना है बच्चों को। अच्छा, जिसने से आपने अभी एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया कि आपके घर की ये प्रॉब्लम थी, तो उसको देख के बाद आपने सोल्यूशन जो है ये तैयार किया, तो सिर्फ ये आपकी अपनी एक पर्सनल कोशिश है या इसमें कोई एक्सपर्ट टीम भी आपकी हेल्प कर रही है? नहीं, हमारी एक बहुत बड़ी टीम है प्रोफेसर्स की जो ये वर्कशीट्स डिजाइन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हम एक पैक बना लेते हैं तो हम उसको 4 मंथ्स तक टेस्टिंग के लिए देते हैं। बहुत से स्कूल्स हैं, उनके अंदर भी कुछ एकेडमीज है, वहाँ पर भी, वहाँ से हम फिर फीडबैक लेते जाते हैं कि अच्छा क्या चीज़ बच्चा पिक कर रहा है, किस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। और हम लोग, आपको एक और बहुत मज़े की बात बताती हूँ, एवरी 6 मंथ्स हमारा पैक चेंज हो जाता है, हम सिलेबस चेंज करते हैं। ही वाला था कि जिस तरह से एवरी 6 मंथ, हाँ बिल्कुल ठीक है, जो न्यू चीजें आती हैं हम वो दोबारा से बच्चों को नए पैक्स के अंदर ऐड कर देते हैं, ताकि बच्चों को पता हो कि हाँ अब करंट सिचुएशन दुनिया की क्या चल रही है। और ये कितनी क्लासेस के लिए आप अभी तक डिजाइन कर? अभी हम 6 तक कर चुके हैं, 6 तक कर, फ्रॉम टोडलर्स टिल ग्रेड 6। और जो बेबीज, हमारा टोडलर्स का पैक है या जो छोटे बच्चों का पैक है, वो बहुत डिमांडिंग पैक है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके इतने ऑर्डर्स होते हैं कि वो हमें रोकना पड़ता है कि अब हम लोग नहीं, क्योंकि देखिए जो न्यूली कपल्स हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा बेबी, क्योंकि उसने हमें 4 साल तक हमें ही देखा है, तो जो चीज हम उसको बताएंगे वो ज्यादा जल्दी पिक करेगा, रादर देन कि उसको कोई और बिल्कुल XYZ पर्सन बताए। और ये उन मदर्स के लिए तो बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि बेनिफिशियल होगा जो नहीं ट्यूशन भेजते किसी भी वजह से, अफोर्डेबिलिटी की वजह से मैं कह लूँ, कन्वेंस की वजह से कह लूँ, या उन्हें कोई अच्छी टीचर वहाँ पर नहीं मिल रही है, उनके लिए कितना ज़्यादा बेहतर है ये भी बताइएगा। साथ ही साथ जो आपकी टीम है वो फिर किस तरह से कांटेक्ट बनाते हैं उन लोगों के साथ? अच्छा, हमारे पास दिन में इतनी कॉल्स होती हैं उन पेरेंट्स की जो
पैक्स अफोर्ड नहीं करते, जो बुक्स अफोर्ड नहीं करते, जो एक स्कूल की रूटीन को अफोर्ड नहीं कर सकते कि सुबह उठें, ड्राइवर आए, वो छोड़ कर आए, फिर लेकर आए, फिर मदरसा जाए, फिर ट्यूशन जाए, वो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं करते। उनको ये बहुत ईजी लगता है कि वो हमसे ये वाले पैक्स ले लें, पूरे साल का कोर्स होगा, ईच एंड एवरीथिंग होगी, गाइडेंस होगी, फिर वो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, फिर हमारे जो ट्यूटर्स हैं वो बैठे हुए होते हैं, वो उनको गाइड करते हैं, वो उनको बताते हैं कि आप मैडम ये वाला सिलेबस आप ले सकती हैं, और कस्टमाइज भी हम करके देते हैं। कुछ बेबीज होते हैं ना जिसकी कुछ चीज़ें, तो वो कस्टमाइज करके प्रॉपर प्लान बनाकर फिर वो हम उनको डिलीवर करते हैं। तो जो टीम है वो ऑल इन ऑल हमारी जो है वो बहुत अच्छी रिस्पॉन्ड करती है हर पर्सन को, और इवन तो हम तकरीबन एक घंटे के सेशंस भी क्लाइंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ लेते हैं ताकि उनको हमारी चीज़ समझ आए। पहले उनको समझ आती है, फिर हम उनको डिलीवर करते हैं। अच्छा, जो कस्टमाइजेशन आपने की है इसको मैं ज़रूर चाहूँगा एलैबोरेट कीजिएगा, ताकि लोगों को भी आइडिया हो कि हर बच्चा हर सिलेबस को उस तरह से अडॉप्ट नहीं कर सकता। ये आज की सबसे बड़ी नीड भी है। कोई बच्चा किसी चीज़ में अगर कमज़ोर है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें वो जो एक है ना टैबू है कि इंग्लिश बड़ी अच्छी होनी चाहिए, अब एक बच्चे की नहीं इंप्रूव हो रही है, उसके लिए आप लोगों ने कोई एक तरीक़ाकार डिज़ाइन किया है कि कैसे हम अपने बच्चों को भी उस स्टेज तक लेके जाएं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें या अगर इंटरनेशनली उन्हें हमें पढ़ने के लिए भेजना है तो हमें उस लैंग्वेज के बैरियर पर तो आना पड़ेगा। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इंग्लिश को बेसिकली हमने अपने पैक्स के अंदर 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि इंग्लिश तो वास्ट सब्जेक्ट है ना, इंटरनेशनली उसको पढ़ाया जाता है और देखा जाता है। तो हम अब बाकी स्कूल्स में क्या होता है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश नॉट अ सब्जेक्ट, आप उसको कैटेगराइज करें। हमारे पैक्स आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैक, फिर ग्रामर पैक, फिर वोकैबुलरी पैक और फिर स्पेलिंग्स पैक। हम इसको डिफरेंट करके पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को एक तो आसानी हो और उसको पता चले कि ये कॉन्सेप्ट मैंने इस पैक के अंदर रेडी करना है, ये ग्रामर का पोर्शन है, ये वोकैबुलरी का है, ये स्पेलिंग्स का। जब आप उसको डिफरेंशिएट करके पढ़ाते हैं ना, उसको बहुत आसानी होती है। जब आप उसको मर्ज करके सारा कुछ दे देते हैं ना, उसी में आप कॉम्प्रिहेंशन डाल देते हैं, फिर उसी के अंदर आप एक्सरसाइजेज और ग्रामर वोकैबुलरी, उसको कुछ समझ नहीं आता। तो और ये चीज़, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि जो बेबीज होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इशू होता है, नहीं समझ पाते हैं, हम उनके लिए ना वर्कशीट डिफरेंट सॉर्ट पे डिज़ाइन करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि अभी ये स्टेज 1 के ऊपर है, उर्दू में कहाँ पर लैक कर रहा है, साइंस के कॉन्सेप्ट से कहाँ तक क्लियर है, वहाँ जहाँ जो चीज़ उसको जहाँ तक क्लियर होती है वही पैक हम सजेस्ट करके बना देते हैं उनके लिए। तो ये कस्टमाइजेशन है। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो मैंने भी देखी, अपने दोस्तों में देखी या किसी सर्कल में देखी, कॉलेज की बात कर लूँ, स्कूल की बात कर लूँ, यूनिवर्सिटी की बात कर लूँ, जो हम पढ़ रहे हैं हम वो प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये डे 1 से आप लोगों ने स्टार्ट करने की कोशिश की है, ये कोशिश आपको लगता है कितनी ज़्यादा कामयाब होगी और ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी? ये हमारे पास अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इतने पेरेंट्स हैं जो दुबई से कनेक्टेड हैं, जो स्पेशली सऊदी अरेबिया से कनेक्टेड हैं, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन का, वो हमें ये फीडबैक देते हैं। वो हमें बताते हैं कि पहले हमारे बच्चे कहाँ लैग कर रहे थे और अब वो कहाँ लैग कर रहे हैं। कि वो कहते हैं हम स्कूल्स तो भेजते हैं, सारा कुछ करते हैं, एंड पे पीटीएम होती है, वो कहती हैं आपका बच्चा नहीं पढ़ता। बच्चे को तो हम आपके पास भेज रहे हैं 8 घंटे के लिए, तो आप पढ़ाएं ना, आप पढ़ाएं उसे, आप करवाएं, हम ट्यूशन भी भेज रहे हैं, हम तो सिंपल पेरेंट्स हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो आपने तो हमारी जिंदगी इतनी आसान कर दी है, आपने हमें बता दी है कि आप ये चीज़ करवा दें। अब ये इंडिपेंडेंट, आप जिस दिन अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट कर देंगे ना, उसको पता होगा कि मेरे पास ये सिनेरियो है, इसको मैंने सॉल्व कैसे करना है, उस दिन आप समझे उस बच्चे की एजुकेशन कंप्लीट है। और अब देखिए पेपर्स का फोबिया बच्चों को क्यों होता है, वो रीजन उसमें हमारी रीजन है। देखिए हमने बच्चे को एक क्वेश्चन करवाया, प्रेशराइज इतना कर दिया, अगले दिन हमने उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई। के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमने वो एक पोजीशन के लिए प्रेशराइज कर दिया है ना, वो बच्चों के जहनों में बहुत गलत तरीके से ऐड हो गया है कि अगर मेरी पोजीशन नहीं आई तो मेरी क्लास में इज्जत नहीं होगी, मुझे टीचर्स का प्रेशर रहेगा, मुझे पेरेंट्स का प्रेशर रहेगा, मार का खौफ है, डर है। देखिए एक मदर है ना, अगर मुझे है ना कि मेरा बच्चा कुछ करे तो मैं उसको पढ़ाऊंगी ना, उसको बताऊंगी कि ये चीज़ आपने ऐसे करनी है। ये डिफरेंट सिनेरियो है, स्कूल में सरप्राइज टेस्ट होगा। भाई क्या सरप्राइज टेस्ट होगा, आप बता दें उसको कि ये चीज़ आप याद कर लो, वो याद करके आ जाएगा। वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि वो याद करके आए एक चीज़ को। एक चीज़ तो आपने 2 हफ्ता पहले पढ़ाई, फिर बेचारा बच्चा 7 सब्जेक्ट्स और भी पढ़ रहा है, और भी उसकी कोई एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ तो भूल सकता है ना। तो इसमें सरप्राइज वाली क्या बात आ गई। वो साइकिल है जिसमें हमने बच्चे को फंसा दिया है, सुबह उठो, स्कूल चले जाओ, वापस आओ, ट्यूशन चले जाओ। 7 बजे उठेगा,
जाएगा, 8:30 बजे स्कूल जाएगा, फिर वापस आएगा, आते साथ ही कारी साहब ने आना है बेचारा, 2:30 3 o'clock वो कारी साहब के पास पड़ेगा, फिर वो ट्यूशन जाएगा, फिर 8 साढ़े 8 बजे फिर वापस आएगा, फिर थोड़ी सी अपना फोन देखेगा, नहीं देखेगा तो फिर सो जाएगा, और वो भी अभी काम उसका पेंडिंग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, और उम्मीद हम करते हैं जो कोशिश ये करी हैं, जो स्लोगन है इनका, लिखेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान, हमारी बेस्ट विशेज हैं, बड़ा अच्छा ये काम करी है। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोगों के लिए भी जो तमाम इन्फॉर्मेशन थी बड़ी कारआमद रही होगी। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।